मानव जनन के अंतर्गत आज हम अंड जनन या oogenesis की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। वास्तव में यह एक जटिल प्रक्रिया है और शुक्राणु जनन से एकदम अलग या भिन्न प्रकार की प्रक्रिया है। इसको हमने दो भागों में बांट लिया है आसान करके समझने के लिए। पहला है जन्म से पहले की प्रक्रिया, जन्म से पहले अंड जनन की प्रक्रिया, और दूसरा है जन्म से बाद की अंड जनन की प्रक्रिया। जन्म से पहले की जो प्रक्रिया है उसको हम देखें विस्तार से थोड़ा। तो जो भ्रूण है उसके अंदर जब अंडाशय का निर्माण होता है तो तभी उसमें मात्र कोशिका, जिन्हें हम यहाँ पर उगोनिया कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में जिस तरह से स्पर्मेटोगोनिया मात्र कोशिकाएं थीं शुक्राणु की, इसी तरह से यहाँ पर अंड जनन के लिए मात्र कोशिका है उगोनिया। तो लाखों की संख्या में उगोनिया अंडाशय के भीतर बनती हैं और ये उगोनिया जन्म के बाद कन्या शिशु के जन्म के बाद ना तो नई उगोनिया बनती हैं और ना ही उगोनिया के आकार में वृद्धि होती है। तो जो लाखों की संख्या में उगोनिया बनी हैं, इनमें से कुछ उगोनिया पहले अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था में प्रवेश करती हैं, यानी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में प्रवेश करती हैं। इनको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte हैं, ये मियोसिस के फर्स्ट फेज में आबद्ध होके रह जाती हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था में रुकी रह जाती, इसी अवस्था में पड़ी रह जाती हैं। प्रथम जो अवस्था है मियोसिस की वो यहाँ कंप्लीट नहीं होती है, इसी अवस्था में पड़ी रह जाती हैं। और इसके बाद कन्या शिशु का जन्म हो जाता है और वो जब यौवन अवस्था में प्रवेश कर जाती है उस समय तक इसमें कुछ चेंजेस होती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्या चेंजेस होते हैं। उस प्राइमरी oocyte के ऊपर कणिकामय कोशिकाओं की, यानी ग्रेन्युलर एपिथेलियम की एक परत बन जाती है और तब हम इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहते हैं? प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जब सेक्स हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, यौवनावस्था का आरंभ हो जाता है और मासिक चक्र शुरू होने लगता है, उस समय ये प्राइमरी oocyte के चारों ओर जो स्तर बना हुआ है, परत बनी हुई है, ये परत और मोटी होने लगती है, तब हम इसको सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। इसके बाद ये जल्दी ही टर्शरी फॉलिकल या तृतीयक पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जो कि आखिर में एक परिपक्व ग्रेफियन पुटक बनेगा, ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा। इस बीच इसमें क्या चेंजेस होते हैं? पहली बात तो ये जो लेयर बनी है ये काफी मोटी हो गई। फॉलिकल जो है इसके चारों तरफ की जो कणिकामय सेल्स की परत है ये काफी मोटी हो गई और टर्शरी फॉलिकल बनते बनते तक इसके बीच में एक रिक्त स्थान या गुहा बन गई, जिसको हम एंट्रम कहते हैं। एंट्रम के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है और आप देखेंगे कि ये टर्शरी फॉलिकल हुआ और इसके बाद ये एक वयस्क ग्रेफियन फॉलिकल बन गया। अभी तक भी इसके अंदर जो पड़ा हुआ है वो क्या है? प्राइमरी oocyte ही है। लेकिन प्राइमरी oocyte के इन अवस्थाओं तक फॉलिकल के आते आते प्राइमरी oocyte के अंदर थोड़ी सी वृद्धि हो गई, ये बड़ा हो गया और इसने अपने चारों ओर एक परत और स्रावित कर ली जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो एक परिपक्व अवस्था में जब ये ग्रेफियन फॉलिकल पहुंच गया तब क्या हुआ? ग्रेफियन फॉलिकल फटा और इसने अपने भीतर से सेकेंडरी oocyte को उत्सर्जित कर दिया। सेकेंडरी oocyte कहाँ से आ गई भाई? प्राइमरी oocyte हमने देखा था कि यौवन आरंभ के समय जो प्राइमरी oocyte थी भ्रूण अवस्था से वो बन गई थी और वो अभी तक पड़ी हुई थी। तो जब ये ग्रेफियन फॉलिकल फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है उस समय प्राइमरी oocyte जो है ये अपनी मियोसिस की पहली अवस्था को पूरा कर लेती है। इस अवस्था में ये पड़ी हुई थी कब से? भ्रूणीय अवस्था से। उसके बाद इसने यौवनावस्था के आरंभ होने पर जब मासिक चक्र शुरू होने लगा तो इसने इस अवस्था को कंप्लीट किया और पूरा होने के फलस्वरूप इससे दो कोशिकाएं बनी, जिनमें एक बड़ी एक छोटी थी, यानी कि ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन था ये कैसा था? ये असमान विभाजन था। इससे एक बड़ी कोशिका बनी जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte और दूसरी छोटी कोशिका जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाएगा। फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte।
इस अवस्था में ही इस सेकेंडरी oocyte का ग्रेफियन फॉलिकल के फटने से उत्सर्जन हो जाता है। कब? जब मासिक चक्र का 14वां दिन होता है, वो ओव्यूलेशन का पीरियड है, उस दिन ये फटा और इसमें से सेकेंडरी oocyte निकला। हम इसको अंड उत्सर्ग कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये अंड का नहीं, सेकेंडरी oocyte का यहाँ पर उत्सर्ग होता है, वही निकलता है ओव्यूलेशन के दौरान। अब इसके बाद क्या होगा? जो सेकेंडरी oocyte है, अगर उसका फर्टिलाइजेशन होगा, उसका निषेचन होगा, तो फिर उससे जाइगोट बनेगा, उसका निषेचन होगा तो ही सेकेंड मियोटिक डिवीजन यहाँ पर पूरा होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब होगा तो इसके बाद, क्योंकि ये समसूत्री विभाजन की तरह है, आपको पता होगा कि जब पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ था तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो जो सेकेंडरी oocyte थी, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 है, यानी कि ये हैप्लॉइड है, अगुणित है। अब जो सेकेंडरी oocyte बनी हुई है, सेकेंडरी oocyte में अगर मियोटिक डिवीजन सेकेंड हुआ है तो इससे भी 2 अनइक्वल कोशिकाएं बन रही हैं। क्योंकि ये समसूत्री विभाजन है, इसलिए अब यहाँ पर गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होना है। तो बड़ी वाली जो है ये ओवम कहलाएगी और जो दूसरी कोशिका बनेगी वो सेकंड पोलर बॉडी होगी। ठीक, यहाँ पर क्योंकि ये निषेचन के उपरांत ही प्रक्रिया शुरू हो रही है और निषेचित इस ओवम को अब हम कहेंगे जाइगोट। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि निषेचित हो जाने पर ये जो ग्रेफियन फॉलिकल फट गया था और इसने सेकेंडरी oocyte को या ओवम को का उत्सर्ग कर दिया था, इसे निकाल दिया था। इसके बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल बचा रह गया था, ये ग्रेफियन फॉलिकल परिवर्तित हो जाता है किसमें? कॉर्पस लुटियम में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? कॉर्पस लुटियम में, जो कि हार्मोन का स्रावण करता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करने लगता है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है, जो क्या करता है? एंडोमेट्रियम। यहाँ पर आप देखेंगे जो गर्भाशय है, गर्भाशय का अंतः स्तर एंडोमेट्रियम जो है, इस एंडोमेट्रियम की निरंतरता को बनाए रखने का कार्य करता है कौन? ये प्रोजेस्टेरोन, जो यहाँ पर कॉर्पस लुटियम ने स्रावित किया था। ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंडोमेट्रियम बनी रहेगी तो क्या होगा? गर्भाशय गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाएगा। जो निषेचित अंड है वो उसका क्या हुआ? वो यहाँ पर छोड़ दिया गया, जो सेकेंडरी oocyte थी वो यहाँ पर छोड़ी गई। अब इसको यहाँ से पकड़ लिया गया। फिम्बरी जो है, कीप के आकार की जो संरचना है, इसके साथ साथ फिम्बरी लगे हुए हैं। इन फिम्बरी ने क्या किया? सेकेंडरी oocyte, या आप जिसे ओवम कह रहे हैं, निषेचित ओवम, सेकेंडरी oocyte को हम इसको सेकेंडरी oocyte कहेंगे। इसको यहाँ पर इसने पकड़ लिया। किसने? झालर के समान जो फिम्बरी इसने पकड़ लिया और पकड़ करके कहाँ पे छोड़ दिया? फैलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया। अब अंड निषेचित होने के बाद ये, क्योंकि ये बनी हुई है एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरोन की वजह से, तो एंडोमेट्रियम में यहाँ पर ये निषेचित अंड धंस जाएगा और फिर यहीं पर गर्भावस्था शुरू होगी, सगर्भता प्रारंभ होगी और भ्रूण का विकास होगा। अंड निषेचित होने पर, यदि अंड निषेचित नहीं होता है तब क्या होगा? अंड के निषेचन ना होने पर कॉर्पस लुटियम जो है वो नष्ट हो जाएगी। ये कॉर्पस लुटियम नष्ट हो जाएगी। जब नष्ट हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरोन का स्रावण नहीं होगा, और प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो ये जो एंडोमेट्रियम है गर्भाशय में, ये भी झड़ जाएगी, टूटकर गिर जाएगी और रक्त और अन्य ऊतकों के साथ फिर ये शरीर से निष्कासित कर दी जाएगी। इतनी तो प्रक्रिया हुई अंड जनन की। ठीक है, आप इसे ध्यान से कई बार देख लेंगे, सुन लेंगे वीडियो को रिवर्स करके और समझने की कोशिश करेंगे, किताब की भी सहायता लेंगे। इसके बाद भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आर्तव चक्र के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा डिटेल oogenesis के बारे में और बताएंगे।